तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, अगर मेरी बात तुरंत तुमको तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, पार्टी तुरंत से बात नहीं होगी। राजनीति विशेषज्ञ को बात नहीं कर रहे हैं अगर राजनीति विशेषज्ञ राजनीति विशेषज्ञ हो जाएगा यहीं पे आकर लेकर वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब विपक्ष क्या है? विपक्ष को परिभाषित कीजिए पहले। विपक्ष को परिभाषित, और सीए बनाने में 2019 से लेकर 2024 का समय लग गया और पुराने ही प्रावधान है। कोई नहीं, यही विपक्ष अगर कोई भी हल्का सा गड़बड़ी हो गई, यही विपक्ष आके हमको फिर बोलेगी कि ऐसा कैसे हो गया। वो किसान पंजाब के किसान नहीं, वो कांग्रेस के दल्ले हैं। तो उसी देश में कहाँ सीमा लगती है? हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इधर आइए, क्या हम बात कर रहे हैं। आप नहीं अभी एक प्रश्न नहीं आप इस प्रश्न हम देना चाहते हैं। सुनिए जवाब आपके चैनल पे भैया एक प्रश्न देना चाहते हैं। और मैं तारीफ कहती हूँ, हमारे 4 मेहमान जुड़े हुए हैं और इनके परिचय के साथ ही मैं शुरुआत करूँगा किस तरीके से राजनीति को देख रहे हैं और किस पार्टी को चुनने वाले हैं, क्योंकि कुछ लोग समर्थन में हैं, कुछ लोग विपक्ष में हैं। आइए उन्हीं से परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप। मैं प्रशांत पांडे हूँ और मैं ग्रेजुएशन का विद्यार्थी हूँ, नहीं करता हूँ और मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी या किसी समुदाय से ये गलत आदमी मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और सेकेंड ईयर है। ठीक है, पहले परिचय हो जाए। मैं अनिल सिंह, समाजकार का विद्यार्थी। प्रभात मिश्रा, राजनीति विज्ञान विशेषज्ञ। आप लोग क्या करने वाले, मतलब कि किस तरीके से चुन रहे हैं, किस पार्टी को चुन रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि आप राजनीति से तो राजनीति का बेहतर समझते हैं। तो हम बीजेपी को ही चुनेंगे क्योंकि पिछले सरकार में जैसा कि हम लोग देखते हैं कि उसके पीछे भी जितनी सरकारें आई हैं उनसे बेहतर काम बीजेपी में हुआ है, इससे हम बीजेपी को चुनेंगे। जैसे कुछ कार्य गिनाया जाए, कुछ कार्य गिनाए जाए जिसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि 7 करोड़ जो कनेक्शन पास किए गए थे HPG की और 35 करोड़ LED बल्ब किए गए थे और 100% विद्युतीकरण किया गया था। 2 करोड़ घरों में जो 2 करोड़ हैं गरीब को घर दिया गया था। ये 9 करोड़ शौचालय बनाए गए थे। अभी आपने देखा माघ मेला कैसे चला था, अपने प्रयागराज में राम मंदिर बन के तैयार हो गया इसी 10 साल में उनके कार्यकाल में। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े काम हुए हैं तो जाहिर सी बात है हम मूलभूत चीज़ों पर बात करेंगे। आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक देख लीजिए और फिर कहिए, और यहाँ की बीजेपी सरकार एनडीए गवर्नमेंट कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं? आप इस बात को मानते हैं? कैमरा ये मान रहे हैं कि जी मान रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है विश्व में क्या छवि बनती है भारत की, कि अभी लोग भारत में 80 करोड़ ऐसे हैं जो राशन खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उनको मुफ्त में दिया जा रहा है। तो इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं कि लोगों की स्थिति वैसे ही बनी रहे और हम उनको खिलाते रहें। हम लोगों को आत्मनिर्भर, ये कैसा आत्मनिर्भर है कि लोगों को सरकार ही 80 करोड़ लोगों को फ्री में बांट रहे हैं और वो खा रहे हैं। हाँ, अरे उनको रोजगार दीजिए, उनको प्रोत्साहन, उनको शैक्षिक व्यवस्था दीजिए और स्किल सिखाइए ताकि वो अपने बलबूते वो चीज़ करें ना। अगर विश्व में आगे चल के क्राइसिस होती है, एक और बस, अगर विश्व में आगे चल के भुखमरी क्राइसिस होती है तो राशन वही खरीद पाएंगे जिनके पास पैसा हो। तो ये 80 करोड़ कब खरीद, ये 80 करोड़ उस वक्त नहीं खरीद पाएंगे। आप जैसा कि बात किए हैं कि जो अनाज है जो बांटी जा रही सरकार द्वारा वो आप उसको गलत ठहराना चाह रहे हैं। इस बात में आपको बता दूं कि जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो समाज को चलना सिखाता है। उसको बैठ के मतलब अगर उसके पास नहीं है तो वो कुछ दिन के लिए उसको खिला देगा, लेकिन वो आजीवन बैठ के नहीं खिलाएगा उसको। तो उसी तरीके से धीरे धीरे काम हो रहे हैं। पिछले गड्ढे को भरा जा रहा है, पिछले जितने भी गड्ढे खोद के गए हैं बाकी सरकारें उसको भरा जा रहा है और फिर से बनाया जा रहा है भारत को। देखिए, सरकार ने फ्री राशन की शुरुआत कोविड-19 से और उसके बाद ये लगा था कि कोविड-19 हटने के बाद ये करेगा, लेकिन अभी चुनावी वादे में फिर दिया गया कि सरकार 5 साल के लिए फिर मुफ्त राशन देगी। तो गड्ढे भरने वाली, तो गड्ढा भरना नहीं जा रहा है, ये तो गड्ढा बनाया जा रहा है कि और किस प्रकार से गड्ढा बनाया जा रहा है।
आप जानते हैं कि जहां कई सारे देश तबाह हो गए, जीडीपी बूस्ट करने की जगह एकदम तबाह हो गई, वहां पे भारत अपने आप को संभाले हुए रखा है। यहाँ तक कि संभाला ही नहीं, दूसरे देश को भी जाके अपने कोविड-19 का जो वो एक वैक्सीन था वो पूरे बाकी देशों में भी दिया गया, और हर देश में भारत की एक अच्छी छवि बनी, और वो कारण है सिर्फ बीजेपी की। पहली बात चली थी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की। मैंने तो बात कही नहीं थी कि भारत की छवि कैसी, अब वैक्सीनेशन पर आने ही वाला था। तो ये बात तुम देखो, इन पार्टियों में जरूर देख, इन पार्टियों में ये मुद्दा से डाइवर्ट करते, जैसे गांव में मदारी आता है, लोगों को इनकी भाषा में ही दिखता है क्या बोल रहे हैं। हाँ, मदारी आता है और गुंडागिरी दिख रहा है। लेकिन क्या बोलते हैं कि वो मदारी आपको कहेगा कि हम ये निकालने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे वो बात में कहेगा नहीं अब हम ये निकालने वाले, वो दिखाता नहीं है, वो बस आपको बात में घुमाता रहे और आपको बांधता रहे। तो हमने बात कहाँ की थी और इन्होंने बात कहाँ घुमा के रखी। क्या कह रहे हैं आप? इनकी बातें बोल रहे हैं कि बोले कि वैक्सीन यानी कि राशन बंद कर, यानी कि चालू रखे हैं, दो बार दे रहे हैं महीने में। आज भी भारत देश में कुछ ऐसे परिवार हैं कोरोना काल के जो यानी कि ख़त्म हो गए थे, उन्हें उनके परिवार नहीं है, तो इस वजह से उनको राशन मिल रहा है। कुछ दिन बाद फिर से उनको कई योजनाओं से लाभ मिलेगा। इस वजह से 10 साल से जो कोई दूसरी सरकार होती तो ये सब झेल ही नहीं पाती, वो स्वाहा कर देती। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं जवाब देना चाहूँगा इनको कि जो ये पार्टियां बनी थी बिगड़ी थी 1991 का समय याद कीजिए, जब भारत एकदम आर्थिक तंगी से डूब रहा था। भारत को सरकार को चलाने के लिए 10 दिन का पैसा था, और उस समय नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को लाके पूरी दुनिया में तीसरे पायदान पर लाकर खड़ी कर दिया। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंपी गई तो तीसरे स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी थी। और मैं आज ये पूछना चाहूँगा, जो बता रहे हैं कि जीडीपी कोई सरकार संभाल न पाती, सरकारें गिरा देती, तो नरेंद्र मोदी सरकार ने तीसरे स्थान से उठा के दूसरे स्थान तक आज तक क्यों नहीं लेकर गई? क्योंकि 70 साल से जो गड्ढा था उसे भरने में लगता है टाइम, और 10 साल में दिख रहा है कि विदेश और देश के अंदर कितने काम हुए हैं। अब मैं इस पे भी काउंटर करूंगा, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे भारत के सभी देशों से संबंध टिकट के, चाहे मालदीव हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे बांग्लादेश से भी अब संबंध खराब हो रहे हैं, यहाँ तक कि श्रीलंका से, म्यांमार से। आज की वर्तमान स्थिति ये है कि भारत का किसी भी अपने पड़ोसी मुल्क से संबंध अच्छा ही नहीं। किसने ऐसा कहा महोदय आपको कि संबंध अच्छा नहीं स्थापित हो रहा है? जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब से रशिया, ब्राजील और बाकी सारे देशों में से संबंध अच्छे हुए हैं भारत के। भारत को लोग जानने लगे हैं, जो देश नहीं जानते थे वो भी जानने लगे हैं। यहाँ तक कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का हर जगह नाम है, हर जगह से लोग कहते हैं कि हाँ कोई अगर है, उनकी फोटो दिखाई जाती तो बोलते हैं लोग, आप रील्स चलाते होंगे, आप युवक हैं, आप जानते होंगे इस बात को कि अच्छे से जानते होंगे कि उनकी जब रील्स दिखाई जाती है तो बोलते हैं कि पावरफुल मैन, पावरफुल पॉलिटिक्स। नरेंद्र मोदी जो है वो काफी पावरफुल है, ये पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ यहाँ भारत देश के लोग नहीं जानते हैं इस बात से। ये कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का विश्व में नाम है, नाम तो हिटलर का भी था, तो इससे ये नहीं कहा जाता कि नाम किस लेकिन तानाशाही में नहीं था। और मैं लेकिन तानाशाही में नहीं था। रील और रियल में अंतर होता है। और मैं यही प्रश्न फिर से उभारता हूँ कि किस पड़ोसी देश के साथ आज भारत के संबंध अच्छे बने हुए हैं? जिस प्रकार से आपने देखा रूस और रूस से जिस प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, एक बार सिर्फ नरेंद्र मोदी ने रूस के प्रेसिडेंट से बात किया और उनसे बोला, रूस और यूक्रेन के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में, और उनसे बात किया और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पे जिनको निकाला जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि वो सिर्फ भारतीय झंडा अपना दिखाएंगे और उसके बाद वहाँ से चले आएंगे। इतना रुतबा बनाने वाला सिर्फ एक ही प्रधानमंत्री हुआ है जो नरेंद्र मोदी जी। जो अभी यहाँ पर विकलेश जी ने कहा कि बात को डाइवर्ट कैसे किया जाता है, मैं पड़ोसी देशों की बात कर रहा हूँ तो रूस। अब मैं अपने इनको समझाना देता हूँ कि कृपया जियोग्राफी का जाकर नक्शा देखें, विश्व का नक्शा आप देखें नक्शा,
आप देखें नक्शा, रूस भारत के पड़ोसी देश से, पड़ोसी भारत देश से कहाँ सीमा लगती है? हम पड़ोसी कहाँ- देशों की बात कर रहे हैं, पड़ोसी देशों की बात नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, इधर आइए क्या, हम इधर बात आइए। कर रहे हैं। आपने हम इंटरनेशनल पड़ोसी पॉलिटिक्स देशों की बात उठाया, कर रहे हैं, इधर आपने आइए। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उठाया, हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने ये बात नहीं की थी कि सिर्फ पड़ोसी जो सटे हुए बॉर्डर से देश हैं बस उन्हीं की बात नहीं की थी। आपने बात की थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, और उसी की बात चल रही है। देखो पड़ोसी देश हम बताते हैं। देखो पड़ोसी, जिस तरह पड़ोसी व्यक्ति तुम्हारी बहुत प्रकार से सहायता करता, आर्थिक रूप से और आर्थिक रूप से सहायता करेगी। इसलिए अरे बिना किसी मंत्री के आर्थिक रूप से सहायता इसलिए कर ये देगी। मुद्दा बनता है कि जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे इतना अच्छा संबंध, क्योंकि कल के अगर हम ये सारे पड़ोसी देश हमारे साथ गलत करते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा, वो कैसे वो क्या कैसे परिणाम मुझे- परिणाम? ये यूएनओ डिसाइड करता है, लेकिन अपना व्यक्तिगत आप किस प्रकार से अपने देश को प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से वो करते हैं, एक जो नेतृत्व करता रहता है उसके हाथ में रहता है। और प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे नेतृत्व करता है, इस बात को आप भी मानते हैं, लेकिन आप बताएंगे नहीं इस बात को, क्या मैं क्योंकि आप विपक्षी हैं। क्या भारत की सारी सीमाएं नरेंद्र मोदी की सरकार में सुरक्षित हैं वर्तमान समय में? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी बड़ी जो स्ट्राइक हुई हैं वो माननीय जी के काल में ही हुई है। और दूसरी बात कि मुंह तोड़ जवाब दिया गया है माननीय जी के काल में। जितने घुसपैठिए नक्सलवाद हमले हुए हैं और जितने कश्मीर में जवान शहीद हुए हैं माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार में ही शहीद हुए हैं। आप पिछली सरकारों का डाटा उठा के देखिए और 14 से हाँ, लेकर हाँ, 24 तक हाँ, का आप डाटा उठा के पिछले देखिए। सरकारों का डाटा उठा के देखिए, क्या कभी नहीं हुआ है? यहाँ तक कि बड़े बड़े युद्ध हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया से, तो क्या उसको आप इग्नोर कर देंगे उस बात को? ये होता है। जैसे भाई ने बोला कि पड़ोसी देश से संबंध खराब गए, तो हम 70 साल की जो पहले सरकार थी वो पड़ोसी देश को बुलाती थी, थाली में खिलाती थी, उसी में मारते थे, वो चले जाते थे। उनको यानी सैनिक को फोन करना पड़ता थी दिल्ली कि हम मारें कि ना मारें। आज की सरकार ने उन्हें इतनी छूट दे दी है कि घुस के अंदर घुस के जाके मार के आते हैं। इतनी पावर है सरकार के के सीने में 56 गांव बस गए। नहीं बात सही कह रहे हैं, मैं पूरी समझ सकता हूं। किस सेना के अधिकारी को छूट है कि तुम दूसरे की सीमा में घुस जाओ? ये सिर्फ कहने की बात है। अगर रियलिटी पे देखा जाए तो किस, यहाँ तक कि जो कैप्टन है या फिर मैं आपको मैं आपको यहाँ करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि उसने ये नहीं कहा कि किसी देश की सीमा में घुस जाइए। उसने ये कहा कि इसको इतना आदेश है, घुस के मारते हैं, घुस के मारोगे तो अगर एक तरफ से कोई भी युद्ध का अटैक हुआ या फिर थोड़ी सी भी गोली चली तो उस एक समय मारोगे 10 मारेंगे, हम ये बता रहे हैं। प्रधानमंत्री से पूछने की जरूरत नहीं है, उस समय सीधे जवाब देने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री जी ने किया है, इतनी छूट दी है सरकार ने। अरुणाचल प्रदेश में कुछ गांव बसे हैं, चाइना ने बसा है, तो और मुझे लगता डोकलाम का भी विवाद आप डोकलाम का भी विवाद चल रहा है। और तो ये इस विवाद में ये बोले कि कितनी उन्होंने छूट दी है और कितना उन्होंने अपने देश को सुरक्षित रखा है, और चीन अंदर घुस के गांव बसा लिए। इस बात पर आप क्या कहेंगे? कई और गांव तो गांव बसाए, और वो जो अरुणाचल की बॉर्डर थे वहां पर रेलवे लाइन भी बिछा दिया गया। आप अब कह रहे हैं कि घुस के मारो, और वहां गांव के गांव बसाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रहे हैं। अब वहां पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। मणिपुर में, आपको मणिपुर की घटना याद हो, कितना भीषण दृश्य था जिसको देख के देश के हर एक व्यक्ति की रूह कांप गई। ना तो वहां के मुख्यमंत्री को हटाया गया, ना फिर वहां पर कुछ हुआ, और उस पर हमारी जो सरकारें हैं ये भी मौन रही। किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि वहां पे कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ ये तो आप गलत कह दिए। कुछ नहीं हुआ ये तो आप गलत कर दिए। आप खुद जानते हैं कि क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या हुआ, तो आप बता दीजिए। हाँ, उनके परिवारों से मिलने के लिए काफी सारे, हर प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है, ये समझ लीजिए सर आप। हाँ, आप जवाब दे। हर प्रश्न का उत्तर भी देने को हम तैयार हैं, लेकिन हम आपसे इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या नहीं हुआ, लेकिन आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आप देश के एक गोपनीयता पे बात ला रहे हैं कि उसकी गोपनीयता भंग करने की बात ला रहे हैं कि किस प्रकार से वो लोग बॉर्डर के अंदर घुसा है। आप जो बात कर रहे हैं वो पूरे देश की बात घुमाई जा रही है, ये पार्टिफिशियर्स की बात नहीं है। 2014 में 56 इंच के सीने वाले व्यक्ति ने कहा कि हम लाल लाल आंखें दिखाएंगे जो हमारी तरफ देखेगा, और गांव बसाए जा रहे हैं। इस बात पर उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो बोलना चाहिए कि गांव क्यों बसाया गया, क्यों नहीं रोका गया? क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है। अभी तो कहा गया कि घुसोगे तो घुस के मारेंगे। हाँ, घुसोगे तो अब क्या चाहना, घुसा नहीं, गांव बिना उसके घुसे ही बसा दिए गए क्या बिना? और आप कहते हैं कि शांति प्रिय देश है, मतलब ये है कि
मेरी अगर खोपड़ी बंजर है तो पड़ोसी ले जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये कहा कि जवाब दीजिए। देखिए, बात आपकी सही है कि बंजर है तो नहीं कोई ले जा सकता, लेकिन कोई ले जा भी नहीं रहा, उसके लिए काम हो रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं। अब कोई भी अपना जमीन अपना वो नहीं दिया जाता। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट आपके घरों में भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट वहाँ देश में भी होता है, लेकिन ये है कि धोखे से हर चीज हो जाता है, होने के बाद उसका निवारण किया जाता है। तो मैं यहीं पर एक आपको कोट करना चाहूंगा कि वो हिस्सा भारत के किसी यूज में नहीं था, चाइना ने ले लिया। तो उसी प्रकार आपके सिर में मैं बात करता हूँ, जिस आपके सिर के पार्ट में बाल नहीं, वो भी इस समय अनयूज हो चुका है, उसको भी किसी को दान दे दीजिए। दान देने वाली बात नहीं है, किसी को दान नहीं दिया गया, उसको धोखे से हथिया लिया गया है और उसको वापस फिर भारत में लाया जाएगा, विलय किया जाएगा। आप इस बार जिताइए प्रधानमंत्री जी को, अगली बार विलय होगा वो। मुझे तो सच है, क्या पता अरुणाचल प्रदेश ही ना विलय हो जाए, चाइना में जैसे तिब्बत विलय हो गया। ये आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं प्रशांत जी। आपको इस बात के लिए थोड़ा सोचना चाहिए इस मुद्दे पे कि ऐसे किसी देश की जमीन को नहीं हड़पा जा सकता। किसी देश में गांव बसा लेना, एक मड़ई रख के, जैसे आपके पड़ोसी ही आपके यहाँ एक मड़ई रखते हैं, फिर भैंस रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके। देखो, न्याय में देरी करना भी अन्याय है। तो मणिपुर हिंसा में सरकार बहुत पहले अरसे से चुप रही, बाद में जब उसे ये हुआ कि उसकी छवि खराब हो रही, तब जाके वहाँ पर उनके लिए तब तक बहुत से लोग मारे गए। यहाँ तक कि मणिपुर के जो स्पोर्ट्स प्लेयर थे, एथलीट्स थे, वो रो कर सरकार से गुहार लगा कर रहे थे कि आप हमारे यहाँ देख नहीं रहे हैं, आप हमारी मदद नहीं करें, आप हमारी मदद कीजिए। यहाँ तक कि मीराबाई चांगू से लेकर मेरी कॉम तक इन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से, और दिल्ली में जो बजरंग पुनिया जैसे पहलवान ने मेडल त्याग दिया, ब्रजभूषण सिंह के मामले में ऐसा जो घटनाएं देखने को मिली और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और लखीमपुर खीरी की भी घटना देख लीजिए, किस प्रकार किसानों को रौंद डाला गया और उस पर भी कोई किसी के ऊपर कोई आंच नहीं आया और उसको भी जो बात की नेताओं की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनकी टिकट कट चुकी है। जितने भी बीजेपी में इस तरीके से नेता आते हैं, कोई शक्ल से नहीं पहचान सकता कि आप कैसे हैं, कैसे व्यक्तित्व के इंसान हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा कोई किया है तो उसके लिए बीजेपी सरकार तुरंत तैयार रहती है, उसको टिकट ना देने के लिए, उसको हटा देने के लिए, उसकी पूरी जो बीजेपी से जो पार्टी से जो वो होता है, उनको मिलता है, वो सब हटा देने के लिए वो पूरी तरीके से ये ब्रजभूषण के ऊपर क्यों नहीं हो रहा? उसके ऊपर चार्जशीट भी दाखिल की है, तो क्यों नहीं हो रहा? अब आप कह रहे हैं जांच हो रही है, क्या जांच निकलेगा तो होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा। जांच की रिपोर्ट आ चुकी है, वो पार्टी विशेष है, वो पार्टी विशेष है, वो न्यायालय का अवहेलना नहीं कर सकते। न्यायालय जब तक फैसला नहीं देता तब तक इस बात पे आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। रिपोर्ट पूरी तरह आ चुकी है कि कौन दोषी है, फिर भी उसके बाद भी एनडीए सरकार मौन है कि ब्रजभूषण पर क्या किया जाए, क्योंकि ब्रजभूषण एक उनके लिए बहुत अच्छा वोट बैंकर है और 3 सांसदों को भी अपने पास रख के चलता है ब्रजभूषण। 3 विधायकों को रखे, सांसदों को रखे, चाहे जिसको भी रखे, 3 सांसदों को, जब तक आप किसी की गलती प्रूफ नहीं कर देते कोर्ट में, जब तक कोर्ट उसको गिल्टी नहीं कर देता, तब तक आप कौन होते हैं उसको गिल्टी बताने वाले। देखिए, पहली बात है कि इन लोगों जो आईटी सेल वाले हैं एनडीए, ये लोग क्या करते हैं कि जो धरना देने जाते हैं या जो आंदोलन करते हैं, तो उनको ये बताते हैं कि ये एंटी बीजेपी, एंटी देश के लिए खतरा है। इसी तरह अब कोई किसान यदि बर्गर और पिज्ज़ा खाता है तो उसको कहते हैं अरे किसान होकर पिज्ज़ा खाता है, तो इनके मन में क्या किसान की छवि? वही कि किसान गरीब होना चाहिए, उसी तरह के कपड़े पहनने चाहिए। अगर किसान फार्चूनर से चलता, ओ किसान फार्चूनर से चलता और यहाँ पर आंदोलन करने आया है, वो किसान एसी में बैठता है, वो आंदोलन से पूछते जाते हैं। 2014 में मोदी जी चिल्ला के बोले कि हम एमएसपी लाएंगे, और ये बताए दीजिए कि 2024 आ गए, एमएसपी अभी नहीं है, इसका क्या है? जैसे आपने बोला किसान फार्चूनर से लेगा, एसी में बैठेगा, तो आप बताइए, आप भी एक किसान हैं, आप क्या फार्चूनर से एसी में बैठ के काम कर रहे हैं खेत में? वो किसान पंजाब के किसान नहीं, वो कांग्रेस के दल्ले हैं, कांग्रेस के सदस्य यानी कि कार्यकर्ता हैं जो वहां पे बैठे हुए हैं, विपक्ष है वो। वहां पे चुनाव की बेरी तुम क्यों आते हो उसको लेके, एनएसपी को लेके? उससे पहले क्यों नहीं आते? तुम्हारे हिसाब से आप ये बात मान रहे हो ना
क्या? किसान फॉर्चूनर वो कांग्रेस के दल ने, तो किसान फॉर्चूनर में क्यों नहीं है, मैं ये सवाल कह रहा हूँ। किसान एसी में क्यों नहीं बैठता है, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। और किसान बर्गर क्यों नहीं खा सकता। और आपकी सरकार ये 2 पंचवर्षीय रह चुकी है और ये तीसरे में आने वाली है। और MSP आज तक क्यों नहीं आई? और MSP आज तक नहीं आई, क्योंकि 14 में वादा हुआ था तो MSP का। आप न बर्गर किसान की इतनी हैसियत कि न वो बर्गर खा पाए, न एसी में रह पाए, न फॉर्चूनर में रह पाए, तो आपने किया क्या किसानों के लिए? किसान निधि यानी कि पेंशन 2000 रुपए हर तिमाही लेके आई है किसान को ही, ठीक समझे? किसान की आगामी चुनाव में भी किसान के लिए बहुत सारे काम, बहुत सारे नियम निकले हुए हैं। 2000 रुपये महीना दे दिया जाए तो आप क्या सर्वाइव कर पाएंगे इस महंगाई के समय में? यहाँ सर, पर तो सर, हम 1000 आपसे रुपया कुछ कहना चाह रहे हैं, सर, हम और टमाटर का दाम चाहते हैं। 40 रुपये 60 रुपये हो जाता है, प्याज का दाम 60-70 रुपये हो जाता है। आज के रेट में आप गोभी खरीदने जाइए और कद्दू जैसी जो सब्जी है 70 रुपये किलो बिक रही है। ठीक, अब बोलिए। सर, आपसे हम कुछ ये बताना चाह रहे हैं कि इस बात के लिए किसानों के लिए बहुत सारे आ भी चुके हैं योजनाएं, और बहुत सारी योजनाएं 2024 में आने वाले हैं, जिसकी लिस्ट निकलने वाली है ना, चुनाव तैयारी करें, ये चुनाव की तैयारी में। चुनाव तैयारी में ये एक ऐसी बैंक का हमको चेक दे रहे हैं जो बैंक दिवालिया होने वाला है। ये महात्मा गांधी की जो ये महात्मा गांधी का ये पिरामिड सरिया जो समझा रहे हैं, ये यहाँ पे नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसा कोई भी काम माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं करते जो बोले हैं वो जो किए हैं। बोले हैं वो किए हैं। तो आज तक UCC क्यों नहीं आया? हर चीज का, हर प्रावधान का एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित डेटा होता है, उसके पीछे काम होते हैं। यही विपक्ष, अगर कोई भी हल्का सा गड़बड़ी हो गई, यही विपक्ष आके हमको फिर बोलेगी कि ऐसा कैसे हो गया। तो हर चीज को एक तह से उसको जान के उसके बाद कोई चीज लागू की जाएगी। अभी 1 महीने पहले ठीक है। तुम ही लोग बोल रहे थे हाँ। CAA क्यों नहीं लगा, CAA क्यों नहीं लगा? अब मैं इस पे भी पूछना चाहूंगा। हाँ, पूछना है, पहले बताइए, पहले बताइए। आप हमेशा पूछेंगे, आप बताइए अभी। हाँ, मैं बता रहा हाँ। हूँ। 2019 में CAA को लेकर बात चली और एक सभा का गठन किया गया कि CAA कानून लगाया जाए। भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम पीरियड लगा, जो कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। और CAA बनाने में 2019 से लेकर 2024 का समय लग गया, और पुराने ही प्रावधान है, कोई नया प्रावधान भी उसमें ऐड नहीं किया गया है, छोटे मोटे को छोड़ के। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या इन्होंने किया, और चुनाव के टाइम पर ही इसको क्यों लेकर आए, और इतना टाइम पीरियड क्या कर रहे थे ये? उस समय दौर अलग था, उस समय चीजें अलग थी, उस समय कोरोना भारतीयता पे कोरोना टाइम बात थी, खत्म उस हो गया समय तो उसके- भारतीयता पे बात थी कि वो उसमें भारतीय लोग रहते थे, उस समय एकता की भावना थी। यहाँ पे तो अभी कुछ गलत हो जाए सरकार से तो सरकार को लगेंगे गाली। लोकतंत्र है ना भाई, लोकतंत्र में सब कुछ देख के चलाना पड़ता है ना, सरकार ऐसे थोड़ी ना चलती है कि तुम्हारी खिचड़ी है कि 2 मिनट में बन गई। क्या नेहरू को गाली नहीं मिली, पटेल को गाली नहीं मिली? ये बोलते हैं उस समय भारतीयता थी, तो क्या आप भारतीयता नहीं है तो CAA लाने की जरूरत? भारतीयता है, लेकिन उस समय अंग्रेज वर्सेस भारतीयता, अंग्रेज वर्सेस भारतीय, लेकिन इस समय भारतीय वर्सेस भारतीय है ना, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, आप विचारना पड़ता है। आप क्या CAA का चाहते हैं? विरोध क्यों आप कर रहे हैं? आंदोलन हो जाए, क्या चाहते हैं आप? ये नशे लग जाए, आप CAA का विरोध क्यों कर रहे हैं ये हाँ, बताइए। मैं CAA का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूँ लाया क्यों नहीं, कहा गया तो लाया क्यों नहीं गया, MSP कहा गया तो लाया क्यों नहीं गया? ये विपक्ष पार्टी है क्यों विरोध कर रही है ये हमको- बताने के कष्ट करेंगे आप महोदय। हमको अब ये मत कहना कि हम विपक्ष के नहीं है, विपक्ष का काम नहीं बोल, विपक्ष का बातें बोल रहे हो तो विपक्ष का वो लाओ ना। CAA का विरोध क्यों? तुम्हारे कहने का मतलब विपक्ष क्या है? विपक्ष को आप परिभाषित कीजिए पहले। विपक्ष को परिभाषित कीजिए, विपक्ष क्या है? विपक्ष सरकार की गलतियों को बताती है, सरकार की गलतियों को समझाती है। तो हम क्या कर रहे हैं? नहीं, काउंटर आप नहीं करेंगे, काउंटर यही महोदय करेंगे, करेंगे ना? यही महोदय करेंगे, बताइए, यही बोल रहे हैं, यही करेंगे विरोध काउंटर, क्या हुआ? यही करेंगे काउंटर। ये क्या हुआ? तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम जब सरकार की गलतियों को बता रहे हैं, और सरकार ने कहा कि मैंने गंगा की सफाई की, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो मैं सैलरी पाता हूँ उसके आधे ज्यादा हिस्सा मैं गंगा की सफाई में डोनेट करता हूँ। आज सुबह सुबह ही महोदय मैं कौशाम्बी जिले में गंगा स्नान करके आया, और उस समय मुझे लगा कि मैं गंगा में स्नान कर रहा हूँ कि नाले में स्नान कर रहा हूँ, मुझे उसका फर्क नहीं निकल रहा है, दिखाई दे रहा है। पैसा कहाँ जा रहा है? या तो बीजेपी के दलों के पास जा रहा है, या फिर बड़े बड़े ठेकेदारों के पास जा रहा है, या फिर कुछ नल्लों के पास जा रहा है। देखिए श्रीमान जी, इनको हम बहुत साफ और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना देना चाहते हैं
कि बिल पास होता है और उस बिल वाउचर में जो भी बातें होती है ना, वो सारी चीजें सरकार का काम है उस बिल को पास कर देना, सरकार का काम है आदेशित कर देना किस चीज को कराने का। और जो मुख्य भूमिका निभाती है इन सब चीजों में प्रशासन निभाती है। प्रशासन द्वारा उसको सही करने का भी काम सरकार का, अभी ये बोलने वाले हैं कि उसका भी काम तो सरकारी का है ना, तो सरकार इस बारे में काम कर रही है और आज से नहीं काम कर रही है। बनारस को देखिए, बनारस कैसी सिटी थी, आज कैसी सिटी हो गई है। बदलाव क्या, बनारस की गंगा एकदम स्वच्छ हो गई है। क्या सरकार का काम ऑब्जर्वेशन करना नहीं, सिर्फ बिल बना के पास कर दे, बस सरकार की वहां से छुट्टी हो। अगर आप ये बात करें कि सरकार हम तभी लाएंगे जब पूरे देश से कूड़ा साफ हो जाएगा, तो ये एक व्यापक समस्या है ना, व्यापक समस्या को सॉल्व करने में टाइम लगता है। तो पीएम केयर फंड में इतना पैसा स्वच्छता के नाम पर क्यों डोनेट किया जाता हो रहा है स्वच्छता, कहाँ नहीं हो रहा है स्वच्छता, कहाँ नहीं हो रहा है। रोड साफ हो रहे हैं, हमेशा हर चीजों की सफाई हो रही है, गंगा की भी सफाई हो रही है, जगह जगह गंगा की सफाई होती, आप देख सकते हैं। कई सारे प्रावधान भी उसके निकाले गए हैं, बताया जाता है कि यहाँ गंदगी ना फैलाएं, लेकिन इन्हीं जैसे इंसान एक कॉफी उस दिन देखे थे हम इनको रोड पे चलते चलते, ये अब कोल्ड ड्रिंक पी के फेंक दिए थे ना, तब ये इन्हीं लोग की वजह से गंदा होता है और फिर कहेंगे आज आके यहाँ पे भाषण देंगे। ये मुझे व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, तो मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा कि वहां पर कूड़ादान की व्यवस्था क्यों नहीं सरकार ने की? क्यों नहीं है, क्यों नहीं है कूड़ादान? देखो ये सरेआम झूठ ने किसियान बिलाल खम्मान हो जाए, किसियान बिलाल खम्मान हो जाए, हम आपको से लेके चौकी तक दिखाएंगे कितना कूड़ेदान तुमको चाहिए, कितना चाहिए, कितना पैसा लगा है फंड में, कितना पैसा लगा है, तुम कैसे बोल सकते हो इस वाली बात को? प्रूफ करो, इस बात को प्रूफ करो। इंतजार नगर निगम की गाड़ी आती है, तुम फेंकते हो कूड़ा रोड पे, उस पे क्यों नहीं फेंकते? बेफालतू का बात मत करो, जो बात बगल में कोई प्लाट खाली उसमें जाके फेंकते हो। ये एक गांव की कहावत है, किसियान बिलरिया खम्मा। हाँ वही बात बता रहा हूँ, वही लोगों का हाल है। मैं पूछना चाहता हूँ कि 3 रंग के डब्बों का निर्धारण किया है सरकार ने कचरों को फेंकने के लिए, तो अब मैं इन्हीं से लोगों से पूछता हूँ कौन सा कचरा किस रंग के डब्बे में फेंका जाता है, ये 3 लोग बता दे। 3 रंग के डब्बे का निर्धारण हुआ, 3 रंग के, और स्वच्छता की बहुत बात करते हैं, बीजेपी की बहुत बात करते हैं, तो बताएं 3 रंग सरकार ने निर्धारित किया, 3 प्रकार के कचरे को फेंकने के लिए, कौन से रंग में कौन सा कचरा फेंका जाए? यहाँ पे हम कचरे की बाउल डाटा लिखने आए हैं, यहाँ पे हम अपना बहुमूल्य हम समय देके यहाँ पे राजनीति भी टिप्पणी करने आए कि कचरा गिनाने आए हैं हम यहाँ पे। जिनको ये खुद नहीं पता कि कहाँ हमको कूड़ा, कौन सा कूड़ा किस डब्बे में फेंकना चाहिए, वो आज हमको कूड़ा पे ज्ञान दे रहे हैं। देखिए इस बात के लिए साफ साफ बता दे रहे हैं कि हर कूड़े के डिब्बे पे और उसका नाम लिखा रहा है, यहाँ सूखा कूड़ा फेंके, यहाँ गीला कूड़ा फेंके, यहाँ वो भी फेंके। सर इस पे कलर के अलावा लिखा भी होता है, अच्छे कलर लिखा होता है, कलर बताइए। अरे आप इन्हीं जैसे लोगों पर एक मशहूर कविता फिट होती है, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे हैं कि जो है कूड़ा नहीं था। जब ये इनकी गलती पकड़ा गई कि वहाँ कूड़ा था, कूड़े की डिब्बा थी, यहाँ की तीनों कूड़े की डिब्बा थी, तो उसके बाद ये तुरंत कहे कि कलर कौन सा था। यहाँ कलर बताने बैठे हैं हम कि यहाँ पे बताने बैठे हैं कि राजनीति में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अरे एक बार बता के लोगों को थोड़ा समझा दीजिए ना कि किस कलर में कौन सा कूड़ा डाले। अधिकांश जनता जो ग्रामीण जनता है उसको इसके बारे में नहीं पता, तो कृपया आज आप ही के माध्यम से शायद जागरूक हो जाए, आप बताने का कष्ट कीजिए सर। देखिए फिर से ये वही बात घुमा फिरा के ला रहा है, इनसे पूछिए कि ये इनकी सरकार, ये जिस सरकार की व्याख्या करने यहाँ बैठे हैं वो सरकारें इस बार कौन सी योजनाएं लेके आ रही हैं? बताइए कौन सी योजनाएं ला रहे हैं? हम किसी, मैं जो अपनी ये बात हम तुरंत पार्टी छोड़ के हम तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, अगर वाली बात तुमको तुरंत छोड़ के चले जाएंगे, तुरंत ये बात नहीं होगी। राजनीति विशेषज्ञ को बात नहीं करनी है, राजनीति विशेषज्ञ हो जाएगा। मैं ये नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी से ज्वाइन नहीं हूँ, लेकिन विपक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ। ऐसे विपक्ष हो तुम यहाँ योजना की बात की, योजना किसको चाहिए, जिस योजना चाहिए चाहे वो जो पार्टी लाए, अगर भाजपा उस योजना पे काम, बिना पार्टी के तुम कैसे विपक्ष हो, कैसे विपक्ष हो तुम बिना पार्टी के? विपक्ष एक आम तो आदमी अभी आपके जो लीडर ने परिभाषित किया है कि विपक्ष का मैंने परिभाषा पूछी, तो उस समय पार्टी की बात नहीं हुई, इसका मतलब आप ही लोग दोगले हैं। विपक्ष कहती है कि हम एमएसपी को लाने की कोशिश करेंगे, और है कि विपक्ष ने ये वादा नहीं किया कि हम एमएसपी को लाने से देश चल जाएगी, सिर्फ एमएसपी को लाने से देश चल जाएगी, यही बताइए महोदय जी, यही बताइए, सिर्फ एमएसपी को लाने से देश चल जाएगी। हाल हो रहा है। हाँ जरा सारे परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए। देखिए
और ये बात नहीं कही जाती कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। देखते देखते अंतरराष्ट्रीय हाँ, भी देखा ये- जाता है, ये ऊपर देख- जो सैटेलाइट जाती है वो भी देखा ये- जाता है, ये- चंद्रयान गया है वो भी देखा जाता ये है। बोलो ना क्या किए हैं यार ये सब। हाँ ये नहीं सिर्फ कहा बातें है किए हैं ये- घर में ये बैठ बच्चे के। ये नहीं कह रहे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हाँ। हर रही ऐसे रोजगार देंगे। वो बोल रहे हैं कि सुनिए, 30 लाख सुनिए, नौकरियां सुनिए, खाली सुनिए, हैं, सुनिए। 30 लाख पद खाली हैं और सुनिए, हम सुनिए, उसकी पूर्ति सुनिए। करेंगे। इन्होंने कहा कि जो है सरकार द्वारा वो अपना इकोनॉमी नहीं बढ़ा पा रहे, बूस्ट नहीं कर पा रहे। अरे ये भी देखिए कि कभी कभी पिछले सरकारों में जो चंद्रयान जैसे मिशन हुआ करते थे, उनको पैसा फंड ही नहीं पास होता था, उनको फंड ही ना पास होता था। लेकिन उस पे नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत कहा कि नहीं, इस पे फंड पास होगा, अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट होगा, चाहे वो फेल हो चाहे पास हो, लेकिन उस पे पैसा मिलेगा। तो इन सब में भी पैसा जाता है देश बहुत का। सारे कर्मचारियों पे पैसा हाँ। रोका गया था इस बार। अब मैं इसी को बात को काउंटर करूंगा। ये तो बहुत दूर निकल गए, ये तो थोड़ा पास में रहे, मैं इनको पास में ही लाता हूँ। ये विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं, स्नातक में अध्ययन कर रहे हैं, इनके ही डिपार्टमेंट में कितने शिक्षकों की सीटें खाली हैं, इनके ही विश्वविद्यालय के कितने विभागों में, इनके जैसे कितने ही विश्वविद्यालय हैं देश में जिनके अधिकांश पद आज भी रिक्त पड़े हैं। क्या कारण है भाई रिक्त पड़े हैं? क्या देश में योग्य युवा नहीं है? योग्य युवाओं पे बात जो आप कर रहे हैं, योग्य युवा भी हैं और वहाँ कौशल भी सिखाए जा रहे हैं उनको, और उनको एक योग्य बनाने के लिए पूरे तरीके से सरकार काम ही कर रही है। जब योग्य शिक्षक, जब उनके हमारे युवाओं को कौशल ही नहीं सिखाया जा रहा, विश्वविद्यालय में शिक्षक ही नहीं है, विश्वविद्यालय में फैकल्टी ही नहीं है, विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है, तो किस प्रकार से युवा कुशल होगा? ये भी तो एक प्रश्न है। जब बिलें बनती हैं, बिलें पास होने के लिए वहाँ पे जाती हैं, तो वहाँ पे बिलें पास भी होती हैं ना। आज इसी कारण हम इतने अच्छे जो ये यूनिवर्सिटी है उस पर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है, बोल रहे हैं कि बेरोजगारी 18 साल पहले ऐसी थी, आज भी ऐसे है। तो उनको बता दें कि जो स्किल इंडिया मूवमेंट चल रहा है, इसमें जो 18 साल के युवक हैं उन्हें स्किल सिखाई जा रही, कंप्यूटर जैसी। क्या है भाई बीच बोलने का पहले बात पूरी होने जा रही है, पहले पूरी बात पूरी होने जा रही है। ये गलत बात है, ये गलत बात है, हम नहीं मानेंगे ये बात, इस बात को नहीं मानेंगे। आप कैसे आप कलकत्ता को हटा सकते हैं माइक बोलते वक्त, बीच में बोलते वक्त कैसे आप हटा सकते हैं माइक? आज के लिए हम समाप्त करते हैं। नहीं, अभी एक प्रश्न, नहीं, आप इस प्रश्न का पहले जवाब सुनिए, हम देना चाहते हैं। सुनिए जवाब। आपके चैनल पे अभी एक प्रश्न और देना चाहते हैं, उनको पूछना चाहते हैं हाँ, कि जुलाई में आपको यहीं इसी जगह मिलेंगे और अपनी सरकार को लेके मिलेंगे। आपको ये भी आपके सामने ये रख रहे हैं कि हम सरकार को लेके मिलेंगे और बीजेपी सरकार को लेकर आएगी बीजेपी पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी। आप भी कहीं जाएंगे, हम भी कहीं जाएंगे, यहीं मिलेंगे इसी दर पे। देखो सरकार दावा के साथ बोल रहे हैं, दावा के सरकार साथ। आए या जाए, इससे ये साबित नहीं होता कि सरकार अच्छी है। 21 साल हो गए, पुतिन अभी भी वहाँ पर, और इस बार भी वो थानाशाही वहाँ के है। राष्ट्रपति, लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में नहीं और होता वहाँ ऐसा। की वहाँ की आप तुम लोगों से इसका पूछो। मतलब आपने कभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ा ही नहीं। रूस में तानाशाही है, आप किस आधार पर कह सकते हैं तानाशाही है? वहाँ पर डेमोक्रेसी है। तानाशाही की बात नहीं चल रही है यहाँ, तानाशाही की बात नहीं अभी चल कह रही रहे है। हैं तानाशाही है। तानाशाही की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे चल रही बात ये कि जो है यहाँ पे लोकतंत्र हावी अच्छे तरीके से है, अप्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन अच्छे तरीके से यहाँ पे लोकतंत्र चलता है और लोग ही बहुमत देके सरकार लाएंगे। ये देखिए विपक्षी ऐसे ही करते रह जाएंगे, विपक्षी ऐसे ही बोल करते के रह बताएंगे, जाएंगे। बुला लीजिए मुझे जुलाई में। हाँ, क्योंकि जून में आपको मिलेंगे नहीं, हाँ। जुलाई में हम बोलेंगे आपसे कि हाँ बुलाइए उन लोगों को जिन लोगों को अभी बुलाए हैं चुनाव से पहले, उनसे बात करेंगे फिर हाँ क्या क्या बात थी भाई। मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ चिल्लाने से सरकारें नहीं आती, आएंगी। और सरकारें जहाँ जो बिगड़े, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस समय जब उनकी एक ही ओर से सरकार गिरी थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी बनेगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए और देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। और ये जो बातें करते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने इसके लिए किया, एक सब पकड़ के चलते हैं। उनसे पूछना चाहता हूँ उसके अंदर स्किल इंडिया के तहत किन किन प्रोग्रामों पर काम किया जाता है, स्वयं जो पोर्टल है उसमें किस किस प्रकार की पढ़ाई की जाती है, किन किन कोर्सों को लॉन्च किया जाता है, इन सब के बारे में जानकारी है? आपके पास समय अवधि है तो हम बता सकते हैं इस बात। हाँ बताइए। देखिए उसमें कई सारी चीजों को, उसमें सबसे बड़ी काम अभी हाल में ही प्रोग्राम के नाम बताइए बस, ज्यादा हाल में ही हुआ है। ज्यादा टाइम कैसे आप कैसे दबाव दे सकते हैं? कैसे दबाव दे सकते हैं? आप कैसे दबाव दे सकते हैं? आप कौन आप दबाव नहीं दे सकते, हम आपकी जवाब दे सकते हैं बस। देखिए ठीक, बस जाने दीजिए। आप समझ सकते हैं, नहीं आप बात समझ हो रहे सकते हैं हैं और कि अब मैं नहीं योजनाओं के करूँगा। साथ किसी ने नफरतें, योजनाओं तो कम आ रही है लेकिन नफरतें ज्यादा आ रही हैं। इस वर्तमान सरकार ने यही काम किया है
योजनाएं कम, लोगों के बीच नफरत ज्यादा पैदा किया है। नफरत इन जैसे लोगों के वजह से आता है, इन जैसे लोगों की वजह से नफरत आता है। जैसा कि आपने देखा कि नेशनल से इंटरनेशनल तक बातें हुई और दोनों ही जो पक्ष और विपक्ष हैं वो उग्र हुई, लेकिन इस समय जो मुद्दे चल रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, लेकिन सारी चीज़ों को देखा जाए तो युवा उग्र भी हो रहे हैं, नॉर्मल भी हैं, और युवाओं को जो भटकने का एक जरिया मिल गया है वो अभी आपको देखने मिला। कैमरामैन शिक्षक के साथ, धन्यवाद।